हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये थर्ड यूनिट चल रही थी और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग लूप है या करंट कैरिंग कॉइल है और उसको अगर हम लोग किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप और कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप देखिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी और इसमें कोई करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, ऐसे इस तरह से रखा हुआ है। ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे मानते हैं। ये मानते हैं कि वो इस जो उसका एरिया वेक्टर होगा, आप जानते हैं कि जो एरिया वेक्टर होता है करंट कैरिंग कॉइल का या करंट कैरिंग लूप का, उसका एरिया वेक्टर जो होता है वो ऐसे निकालते हैं। आप देखिए कि अगर हम अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो थंब होता है ये थंब एरिया वेक्टर या वेक्टर एम को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग फ़िलहाल। तो जो प्लेन ऑफ द कॉइल या प्लेन ऑफ द लूप होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हुआ करता है। अगर मैंने ऐसे रखा, यहाँ पर ऐसे रखूँगा तो एरिया वेक्टर से बनाएगा 90 का एंगल। अगर रखूँगा ऐसे तो एंगल बनेगा 0, रखूँगा ऐसे एंगल बनेगा 180। मैंने कहा रखा ऐसे, तो आप देखेंगे वेक्टर बी और वेक्टर ए इनके बीच एंगल बनेगा थीटा। ये मैं मान रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये एक करंट कैरिंग लूप रखा है। P Q R S और जो इसका एरिया वेक्टर है, ये जो इसका एरिया वेक्टर है, ये वेक्टर बी डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है, ये एंगल है सपोज थीटा। ये एंगल बन रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से फ्लो हो रही है। करंट जो फ्लो हो रही है वो मानिए कि ये डायरेक्शन है करंट की, पहले ऐसे आई, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है। करंट फ्लो हो रही है, इसमें आई। तो अब आप देखिए कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। इसके लिए हम इस लूप की हर साइड, हर आर्म पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आप ये मानेंगे कि आपके पास जो ये करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, इसकी जो लेंथ है यानी कि PS या QR ये है L और SR या PQ ये है B, ब्रेथ है B, लेंथ है L। अगर हम लोग राइट हैंड पाम रूल सेकंड यूज़ करें तो राइट हैंड पाम रूल सेकंड यूज़ करने पर आप हर आर्म पर फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा, आप देखिए कि अगर ये रखा है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये रखा है करंट कैरिंग लूप, करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है। तो आप देखिए करंट फ्लो हो रही है ये और बी इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये लगेगा फोर्स। F ऑन साइड PQ, फार्मूला होता है IBL साइन थीटा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये करंट फ्लो हो रही है, तो जो ये एंगल होगा ये कितना होगा, जो करंट की डायरेक्शन से वेक्टर B के बीच में बन रहा है, ये एंगल होगा थीटा। इसलिए आप देखेंगे
कि ये हो जाएगा फोर्स आई, ये साइड है बी, तो मैग्नेटिक फील्ड है बी इंटू साइन थीटा, ये होगा। अगर आप देखेंगे इसका जो लोअर साइड है आर एस, तो आप देखिए करंट यहाँ से आके जा रही है ऐसे, जब करंट जाएगी ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट इस डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा F ऑन आर एस ये रहेगा इस डायरेक्शन में, F ऑन ब्रांच आर एस, करंट है I, मैग्नेटिक फील्ड है B, लेंथ है स्मॉल b, इसकी जो ब्रेड्थ है वो है b इंटू साइन, करंट जा रही है इस डायरेक्शन में और b इस डायरेक्शन, तो जो ये एंगल बनेगा ये होगा 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, तो आई बी साइन थीटा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास करंट कैरिंग लूप है जिसकी डायरेक्शन ये रखी हुई है इस तरह से, उस पर ये फोर्स अपवर्ड और ये फोर्स डाउनवर्ड सेम मैग्नीट्यूड का है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। जब सेम मैग्नीट्यूड का है और लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं बचेगा। उसके बाद अब आप देखिए इन ब्रांचेस पे देखिए, अब आप देखिए इन ब्रांचेस के लिए, ये देखें इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो डाउनवर्ड और बी इस तरफ, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और जो ये वाली ब्रांच है इसमें आप देखिए करंट फ्लो हो रही है अपवर्ड और बी डायरेक्शन में, तो इसमें डाउनवर्ड, इसमें नॉर्मली अपवर्ड ये फोर्स लगेगा और इसमें डाउनवर्ड ये फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर फॉर्मूला F इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा से अगर आप देखेंगे तो आप देखिए I की जगह I, करंट सेम फ्लो हो रही है I, मैग्नेटिक फील्ड B, इसकी जो लेंथ है वो L, आई बी एल, और साइन थीटा जो एंगल बनेगा आप देखेंगे कि कॉइल की पोजीशन चाहे कुछ भी हो, लूप की पोजीशन चाहे कुछ भी हो, चाहे तो ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कोई भी पोजीशन हो इसकी हो, तो आप देखेंगे ये हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलरली ही होगा, इसलिए साइन 90 होगा। इसलिए जो ये फोर्स लेंगे, ये वाले जो फोर्स लेंगे, अगर इनके मैग्नीट्यूड को मैं F कह दूं, अगर ये जो मैग्नीट्यूड इनका मैं F मान लूँ जो दोनों पर लग रहे हैं, तो ये इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और इनकी वैल्यू होगी वो होगी आई बी एल साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो आई बी एल, ये भी आई बी एल और ये भी आई बी एल, ये जो दोनों फोर्स लगेंगे ये दोनों फोर्स जो होंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। और इसकी वजह से जब दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, आप देखिए तो जो कॉइल रखी हुई थी ऐसे लूप रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ था, वो ऐसे घूमेगा, ये फोर्स इसको ऐसे घुमाएंगे और ऐसे कर देंगे, ये इसको इस तरह से कर देंगे कि जो इसका एरिया वेक्टर है ये जब तक बी डायरेक्शन में नहीं आएगा, या तो ऐसे या ऐसे, इसका जो प्लेन है, इसका जो लूप का करंट कैरिंग कॉइल का जो प्लेन है, जब तक ये वेक्टर बी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली नहीं हो जाएगा तब तक ये टॉर्क लगता रहेगा। और जब ये ऐसे हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को भी कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी, इसलिए नेट फोर्स इस लूप पर या इस कॉइल पर ज़ीरो हो जाएगा। जब वेक्टर बी और वेक्टर ए एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, उनके बीच एंगल जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा तब, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो यहाँ पर जो कपल ऑफ फोर्स ये टॉर्क लगा है, आप जानते हैं उसका फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस। तो आप देखिए ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। अब इसके बीच की जो लाइन ऑफ एक्शन है, उसके बीच जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्सेस की, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी,
ये आपको देखना है। तो आप देखिए, आप इसका अपर व्यू देखें अगर हम लोग, तो आप देखेंगे कि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। जो ये साइड या ये साइड रखी हुई है, ये मान लो पी क्यू है, पी क्यू, जो एरिया वेक्टर एंगल बना रहा है इससे, ये एंगल बन रहा है, ये एरिया वेक्टर था और ये एंगल था थीटा, ये एंगल था थीटा। अब आप देख रहे थे यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था, ये लग रहा था इनवर्ड, जो ये वाला फोर्स लग रहा था, ये फोर्स लग रहा था आउटवर्ड, ये फोर्स इनवर्ड, F कितना था, IBL, केवल IBL। जो ये फोर्स लग रहा था, ये फोर्स लग रहा था आउटवर्ड, F इजिकल टू F इजिकल टू IBL। और इनके बीच जो लाइन ऑफ एक्शन है इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर आप उसको देखें तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आप देखिए कि अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए ये एंगल बचेगा क्योंकि ये 90 डिग्री होगा और ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जब एंगल थीटा हो जाएगा, जो पी क्यू साइड है, ये है बी, ये है बी, ये एंगल थीटा हो गया। तो ये है पी, ये है क्यू, इसको आप एम मान लीजिए, तो इन ट्रायंगल पी एम क्यू, अगर इससे आप देखें दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये P इंटू एम के इक्वल हो जाएगी। तो आप लिखेंगे कि इन ट्रायंगल पी एम क्यू, तो साइन थीटा इजिकल टू पी एम अपॉन पी क्यू, पी एम अपॉन पी क्यू। तो जो पी एम होगा ये हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू की वैल्यू है बी, तो होगा बी साइन थीटा। ये आता है निकल कर। अब देखिए टॉर्क लगेगा, जो ये करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग लूप जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, वो जो दो फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें कोई सा भी एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस, इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो जो टॉर्क होगा आप लिखेंगे, जो टॉर्क यहाँ पर लगेगा तो वो होगा आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर PM जो मेरा निकल के आया था उसके इक्वल है, PM के इक्वल है। तो टॉ आप देखिए जो फोर्स लग रहा था ये था IBL मल्टीप्लाइड बाई ये जो है ये है B साइन थीटा, इसके इक्वल। अगर आप देखें L इंटू B को मिला लीजिए तो आप देखेंगे जो लूप हमारे पास करंट कैरिंग लूप है इसका एरिया आ जाएगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा IBA साइन थीटा। आप देखेंगे इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये करंट कैरिंग लूप जिसमें एक टर्न होता है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। आप देखिए कि अगर हम बात करें
कि हमारे पास ये जो करंट कैरिंग लूप है, अगर इसकी जगह एक प्लेन कॉइल रखी है जिसमें कैपिटल N टर्न्स हैं, तो आप देखिए कैपिटल N टर्न्स होंगे तो यहाँ पर जो करंट की स्ट्रेंथ है ये I के बजाय कैपिटल N इंटू आई हो जाएगी। तो उस केस में जहाँ पर I लिखा हुआ है वहाँ पर NI आप लिख देंगे। आप लिखेंगे फॉर ए करंट कैरिंग कॉइल हैविंग कैपिटल N टर्न्स वी हैव, तो टॉ इज इक्वल टू जहाँ लिखा था I, ये होगा N इंटू आई NIAB साइन थीटा, ये लगेगा टॉर्क, ये लगता है टॉर्क। अब आप देखिए कुछ ख़ास बातें हैं जो नोट की फॉर्म में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। पहली बात आप देखिए कि जो टॉर्क है इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द लूप। शेप पर डिपेंड नहीं करता है, केवल एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि टॉ डज़ नॉट डिपेंड on the shape of the loop, on the shape of the loop। अगर बहुत सारे करंट कैरिंग लूप मैं रख दूँ, डिफरेंट एरिया के हों लेकिन डिफरेंट शेप के हों लेकिन एरिया सेम हो, जैसे कि एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर, एक सर्कुलर, इस तरह से, तो आप देखेंगे कि इस वाले फॉर्मूले से टॉ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा से जो टॉर्क लगेगा वो सेम लगेगा, बिकॉज एरिया सेम है, क्योंकि शेप पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात आप देखिए नोट 2, अगर आप देखें दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अगर जो हमारे पास लूप है अगर उसकी वायर लेंथ सेम है, आप लिखेंगे इफ़ वायर लेंथ ऑफ द लूप्स बी सेम, अगर जितने भी आपने लूप बनाए हैं अगर उनमें वायर लेंथ सेम है, आपने सेम लेंथ के वायर लिए बहुत सारे और उससे डिफरेंट शेप के करंट कैरिंग लूप्स बना दिए हैं, सेम करंट फ्लो कराई, उनके अंदर आप लोगों ने एक रेक्टेंगुलर है, एक सर्कुलर है, एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगुलर है, डिफरेंट शेप के आप लोगों ने करंट कैरिंग लूप बना दिए हैं। तो आप देखेंगे अगर उनकी वायर लेंथ सेम है तो जो टॉर्क लगेगा फिर कौन से लूप पर सबसे ज़्यादा लगेगा बताइए। तो आप बताएंगे, आपका आंसर होगा कि सर्कुलर लूप पर, जो सर्कुलर लूप होगा उस पर सबसे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सेम पेरीमीटर के लिए, सेम वायर लेंथ के लिए जो एरिया होता है सर्कल का वो मैक्सिमम होता है, इसलिए सर्कुलर लूप पर सबसे ज़्यादा टॉर्क लगेगा। आप लिखेंगे इफ़ वायर लेंथ ऑफ द लूप बी सेम देन ए सर्कल इज इक्वल टू ए मैक्सिमम, देन सर्कुलर लूप will experience maximum torque for same current I, for same current। ये बात ध्यान रखने की है। उसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है गैल्वेनोमीटर। आप ये बात ध्यान रखिए कि गैल्वेनोमीटर दो तरह के होते हैं, जो होंगे वो दो टाइप के होंगे। एक होगा मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, एक होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नाम से पता लग रहा है कि एक जहाँ पर लिखा है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर वहाँ पर कॉइल फिक्स रहेगी। ऐसा होता है जो भी गैल्वेनोमीटर होंगे, हम लोग डीसी गैल्वेनोमीटर्स की बात कर रहे हैं, उसका प्रिंसिपल यही होता है जो कि आपने देखा यहाँ पर कि एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी होगी, करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, एक कॉइल रखी, जब हम लोग कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जो प्लेस्ड कॉइल है वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, और जो टॉर्क होता है
टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि वो डिपेंड करता है करंट के मैग्नीट्यूड पर। जितनी ज़्यादा आप करंट फ्लो कराएंगे उतना ही ज़्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। अगर आप करंट डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, अभी टॉर्क लगता है ऐसे, आपने करंट को चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ऐसे टॉर्क लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगी वो करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, और जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है वो करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा से। तो मैंने बताया आप लोगों को कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर होंगे वो दो टाइप के होंगे। एक नाम बता रहा हूँ, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर वहाँ पर कॉइल रखी है ये, और जो दो मैग्नेट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे पास जो पोल पीसेस रखे हुए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसमें वो घूमेंगे। जो मैग्नेट होगी वो रोटेट करेगी। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर में मैग्नेट रोटेट करेगी और कॉइल स्टेशनरी रहेगी। एक होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसमें जो पोल पीसेस है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो स्टेशनरी रहेंगे, और जो बीच में कॉइल रखी है वो घूमती रहेगी इस तरह से। ठीक है, ये होगा। तो ये दो बातें हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारे पास जो होगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये भी दो तरह के होते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक होता है सस्पेंडेड टाइप और एक होता है पाइवोटेड टाइप। दोनों के जो प्रिंसिपल हैं वो सेम है। प्रिंसिपल अभी जो मैंने बात बताई है आपको वही प्रिंसिपल है उसका। प्रिंसिपल यही है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को या करंट कैरिंग लूप को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ये इसका प्रिंसिपल है, और जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है वो करंट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पहले सस्पेंडेड टाइप, यही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ये है हमारे पास सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, फर्स्ट टाइप जो मैंने बताया था आप लोगों को। बहुत ही सेंसिटिव होता है, सेंसिटिविटी 10⁻⁹ एम्पियर तक की करंट का मेज़रमेंट कर सकता है। इसमें जो बताया था मैंने आप लोगों को कि हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले आप ये मानिए कि आपने दो पोल पीसेस लिए हुए हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। शुरुआत में आपको एक्सपेरिमेंट सही से करने के लिए मैं ये मान लूँगा कि वैसे तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सिलेंड्रिकल कॉनकेव कट इस तरह से कॉनकेव कट, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। पहले आप ये मान लीजिए कि फ्लैट है ये, अगर ये फ्लैट होते तब क्या होगा, अगर ये फ्लैट पीसेस हैं। उसके बीच में एक फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप है, उससे ये कॉइल सस्पेंडेड है, इसलिए कहते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप के ऊपर ये एक मिरर पेस्ट किया हुआ है, मिरर का एक आप देखिए सर्कुलर मिरर एक पोस्ट किया हुआ है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया है खाली। और नीचे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, ये सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, और उस पर एक नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम, जैसे कि एल्युमिनियम, उसका फ्रेम इस तरह से लगाते हैं। ये टच नहीं करता है इसको, इस तरह से ये सिलेंडर के ऊपर से ये फ्रेम लगा होगा, और उस फ्रेम पर हम एक प्लेन कॉइल, इसकी जो कॉपर या जो भी कॉइल लिया हुआ, जो भी हमने मटेरियल लिया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली कॉपर ही होता है, उसको इस तरह से उसकी वाइंडिंग कर देंगे। ये जो आया फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप, ये हमारे पास वायर रहे, आपने एल्युमिनियम के ऊपर ये जो भी कॉपर वायर थे, इंसुलेटेड कॉपर वायर, उनकी वाइंडिंग कर दी, और यहाँ पर एक फाइन स्प्रिंग लगा दी। यहाँ पर टर्मिनल स्क्रू T2, ये ऊपर जो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप है ये टॉरजन हेड से सस्पेंडेड है, यहाँ से वायर कनेक्ट करते हुए ये टर्मिनल स्क्रू T1 ये लगा दिया गया है। यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, इसका एक फ़ायदा ये है, ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाएंगी वही इसको इकट्ठा कर लेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देगा, इसलिए यहाँ पर ये सॉफ्ट आयरन कोर रखा जाता है, सिलेंडर रखा जाता है। ठीक है भाई, ये हमने सब कुछ कर दिया है। अब आप देखिए कि जो हमारे पास सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है, करंट के मेज़रमेंट के लिए कोई भी ये वायर है,
इस वायर को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर ये टर्मिनल स्क्रू T1 और T2 से कनेक्ट कर देंगे। जब कनेक्ट कर देंगे तो ये करंट फ्लो होगी इसके अंदर, और जैसे कि आपने देखा कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है एक कॉइल, और उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। टॉर्क की वजह से ये इस तरह से टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। अगर हम लोग करंट को उल्टा कर देंगे, इसमें रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे करंट की, तो आप देखेंगे अभी ऐसा लग रहा था, फिर ऐसे लगेगा, इस तरह से एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। तो फ़िलहाल कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, और उस टॉर्क को एक्सपीरियंस करने की वजह से हम देख कैसे मेज़रमेंट करेंगे इसका, ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो 2 केस बताऊँगा। पहले प्लेन, अगर ये हॉर्सशू मैग्नेट जो लिया हुआ है, अगर इसके प्लेन पोल पीसेस थे, अगर पहले प्लेन पोल पीसेस थे तो उस केस में क्या होगा। तो आप देखिए कि इन केस ऑफ प्लेन पोल पीसेस, जब प्लेन पोल पीसेस हैं हमारे पास, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये होगी। और आप ये मानिए कि अगर ये फ्रेम ये है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये, और एरिया वेक्टर इस तरह से, तो कोई एंगल थीटा बनेगा। तो उस केस में जो टॉर्क करंट फ्लो कराने में टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कॉइल फॉर करंट I, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय कॉइल, तो वो टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा NIAB साइन थीटा। इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ये कॉइल जो होगी, ये अब जो भी इसकी पोजीशन थी, इस पोजीशन से जैसे 20 डायरेक्शन में था, आप देखिए कि जब 20 डायरेक्शन में था और अगर ऐसे रखा है तो कोई टॉर्क नहीं है, ठीक है ना। और अगर ऐसे रखा हुआ है, जैसे ही आपने फ्लो कराया तो वैसे ही ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। कहीं ना कहीं अगर रुक जाएगा, ये ऐसे घूमेगा, जैसे घूमेगा अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है, जो भी इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन था, उससे मान लीजिए कि थीटा एंगल बनाता है, तो उस केस में टॉ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा अगर थीटा एंगल बना रहा है तब। लेकिन क्या होगा कि अभी ये कॉइल इससे अटैच्ड है, अगर ये थीटा एंगल से ऐसे घूमी, जब ये अपनी पोजीशन से अगर थीटा एंगल से घूमती है, तो आप देखिए ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा थीटा एंगल से। और अगर फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप को आप थीटा एंगल से घुमाएंगे तो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, और यानी कि एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिसको हम रेस्टोरेंट टॉर्क या रेस्टोरेंट कपल कहेंगे। तो रेस्टोरेंट टॉर्क जो होगा वो उसको पुरानी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। जब जो कॉइल टॉर्क लगा रही है इस डायरेक्शन में, और जो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप एक टॉर्क लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, जब वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे तो वो पोजीशन जो होगी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी, और उस वक्त यहाँ पर ये कॉइल जो होगी वहाँ पर रुक जाएगी। ये जो कॉइल होगी ये वहाँ पर उस पोजीशन में रुक जाएगी। तो अब जो रेस्टोरेंट कपल या रेस्टोरेंट टॉर्क लग रहा है वो कितना लगेगा, वो आप देखिए, ये आपको बताना है। आप ये मानिए कि जो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप होती है, अगर उसको यूनिट एंगल से रोटेट करने के लिए जो कपल चाहिए होता है, यूनिट एंगल से रोटेट करने के लिए अगर जो कपल चाहिए होता है, जो टॉर्क चाहिए होता है, उसको अगर मैं C कह दूँ, वो C होता है, जिसको हम टॉर्जन कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर थीटा एंगल से घूमा है तो फिर जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा कितना, C इंटू थीटा। यूनिट एंगल से जो टॉर्क चाहिए वो C, तो थीटा एंगल से घूम गया तो C इंटू थीटा। और आप देखिए कि इक्विलिब्रियम केस में, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, जो टॉ होगा वो टॉ C हो जाएगा। तो टॉ कितना है, NIAB साइन थीटा, ये इज इक्वल टू C इंटू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप I देखें तो होगा C अपॉन NAB, C अपॉन NAB
थीटा अपॉन साइन थीटा। आप देखिए ये कांस्टेंट है क्योंकि सी जो टॉर्जन कांस्टेंट फॉस्फोरेशन स्ट्रिप का है ये कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल ये भी कांस्टेंट है। ए एरिया ऑफ द फ्रेम ये भी कांस्टेंट है। बी मैग्नेटिक फील्ड ये भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये रहेगा के कांस्टेंट हो जाएगा थीटा अपॉन साइन थीटा। जो के होता है इसको हम रिडक्शन फैक्टर कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो आई होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा अपॉन साइन थीटा, ये निकल के आता है। यहाँ पर ये परेशानी की बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर कोई इंडिकेटर वगैरह लगाऊँ, यहाँ पर एक स्केल लगा दूँ और उस पर एक इंडिकेटर लगा दूँ, तो आप देखेंगे कि जब आप करंट फ्लो कराएंगे 1 एम्पियर की, 2 एम्पियर की, 3 एम्पियर की, तो उस केस में जो करंट है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के बढ़ने से यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ेगा, बल्कि आप देख रहे हैं करंट जो है आई दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जो भी डिविजन्स होंगे वो इक्विडिस्टेंस नहीं होंगे। यहाँ ये परेशानी आती है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर जो पोल पीसेस दिए हुए हैं इनको सिलेंड्रिकल कॉनकेव कट कर दिया है। इस तरह से कॉनकेव कट कर दिया है। कॉनकेव कट करने से क्या होगा? कॉनकेव कट करने से ये होगा कि यहाँ पर एक रेडियल फील्ड बन जाएगी, एक रेडियल फील्ड बन जाएगी। और जो रेडियल फील्ड होगी उसमें फ्रेम कहीं पर भी रहे, आप देखेंगे फ्रेम की पोजीशन चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो फ्रेम के एरिया वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। आप लिखेंगे कि फॉर या इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कॉनकेव कट पोल पीसेस, जिसको हम कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। उस केस में जो कॉइल टॉर्क लगाएगी वो कितना होगा? NIAB ये होगा। थीटा एंगल से ये घूमेगा तो थीटा एंगल से। तो उस केस में यहाँ पर जो ये एंगल बताया है ये बता रहे हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल होगा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वो 90 डिग्री का होगा। ये जो लिखा है ना थीटा, ये लिखा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये। और अगर अब आप मान लीजिए कि फाई एंगल से घूम जाता है, आप लिखेंगे इफ कॉइल रोटेट्स बाय एन एंगल फाई, देन जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा टाउ, क्या होना है, टाउ सी, तो होगा C इंटू फाई, इतना हो जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम होगा तो आप देखेंगे कि दोनों जो टॉर्क होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो उस केस में इक्वेटिंग 1 and 2 इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम तो हो जाएगा टॉ इज इक्वल टू टॉ सफिक्स C, ये हो जाएगा NIAB इज इक्वल टू C इंटू फाई। तो I इज इक्वल टू C अपॉन NAB, ये रिडक्शन फैक्टर हो गया, इंटू फाई। तो आप देख रहे हैं I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो यहाँ पर देखिए ये फ़ायदा हुआ कि जो स्केल आप अगर लगाते हैं तो स्केल लगाने पर जो उस पर डिविजन्स होंगे वो इक्विडिस्टेंस होंगे। अगर आप करंट को डबल करते हैं तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी डबल होगा। I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। अगर हम लोग I डबल करेंगे तो फाई डबल होगा, अगर आप I ट्रिपल करेंगे तो फाई ट्रिपल होगा। तो ये फ़ायदा हो जाता है। अगली बात देखिए ये आती है, भाई बात सोचेंगे आपकी करंट का मेज़रमेंट तो हुआ नहीं, तो करंट का मेज़रमेंट करने के लिए आप देखिए यहाँ पर कोई स्केल वगैरह यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर हम लोग लैंप एंड स्केल मेथड यूज़ करते हैं। शुरू में जब सबसे पहले बनाया गया था तो हम लोगों ने लैंप एंड स्केल मेथड से करंट का मेज़रमेंट किया था। लैंप एंड स्केल मेथड के लिए यहाँ पर जो ये मिरर यहाँ पर पेस्ट किया गया है इसका रोल है। अब आप ध्यान समझिएगा कि हम लोग कैसे करंट का मेज़रमेंट करते हैं। करंट का मेज़रमेंट करने के लिए आपको एक लैंप दे दिया जाएगा और एक स्केल दे दिया जाएगा, उसकी हेल्प से आपको करंट का मेज़रमेंट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, इस तरह से करेंगे कि
इस इंस्ट्रूमेंट से हमारे पास जो ये एपरेटस है, हमारे पास जो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इससे सामने यहाँ पर मान लीजिए कि कैपिटल डी डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, यहाँ पर आप लोगों ने एक स्क्रीन लगा दी। स्क्रीन लगाकर आपको एक लैंप दिया गया, आपने लैंप से मिरर पर लाइट डाली। जब लैंप से मिरर पर लाइट डालेंगे तो आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा, इस स्क्रीन पर लाइट का रिफ्लेक्शन नज़र आएगा, एक स्पॉट नज़र आएगा। वो स्पॉट जहाँ पर भी आ रहा है आपने उसको नोट कर लिया कि भाई यहाँ पर डी डिस्टेंस पर जो स्क्रीन रखी हुई है इसके सामने, उस पर यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर एक स्पॉट आया, रिफ्लेक्टेड लाइट का ये स्पॉट आया, आपने फिक्स कर रखा है यहाँ पर लैंप को, लैंप से लाइट जा रही है, रिफ्लेक्टेड स्पॉट यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों को, वो आपने नोट कर लिया कि रिफ्लेक्टेड स्पॉट यहाँ पर आया है। उसके बाद अब ये तब था जब आपने कोई भी करंट फ्लो नहीं कराई थी नॉर्मल पोजीशन में। अब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे तो वैसे ही जो मिरर होगा, क्योंकि ये फॉस्फोरस स्ट्रिप घूमेगी, जब फॉस्फोरस स्ट्रिप घूमेगी तो उस पर चिपका हुआ जो ये मिरर है वो भी घूम जाएगा अपनी पोजीशन से। तो जब ये ऐसे घूमेगा, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट अभी यहाँ से ऐसे आ रही थी, जब ये और लाइट आप देखिए इसी पोजीशन पर जाकर टकरा रही है इससे, इस मिरर से। तो जब ये मिरर घूमेगा तो जो रिफ्लेक्टेड बीम है, अगर ये मिरर थीटा एंगल से घूम रहा है या फाई एंगल से घूम रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो 2 थीटा या 2 फाई एंगल से घूम जाएगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। आप बना के देखिएगा कि अगर हम मिरर को थीटा एंगल से घुमाते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड बीम होती है वो 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। अगर आप लोग नोट करेंगे कि ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस g है और एंगल हुआ 2 थीटा, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर स्मॉल d डिफ्लेक्शन हुआ है तो या तो tan थीटा से आप लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, tan 2 थीटा, या एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस करेंगे तब भी एंगल हुआ 2 थीटा इज इक्वल टू आर्क स्मॉल d और अपॉन कैपिटल D। आपने डिफ्लेक्शन नोट किया है वो स्मॉल d है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मिल जाएगा कि 2 थीटा से डिफ्लेक्शन हो गया, tan 2 थीटा इज इक्वल टू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, या एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आप लोगों ने क्या किया कि लैंप एंड स्केल मेथड से स्मॉल d ये आपने नोट कर लिया। जब ये नोट कर लिया तो जो थीटा हो गया ये हो गया स्मॉल d अपॉन 2d। तो यहाँ से हम लोगों ने जहाँ पर थीटा लिखा हुआ था या फाई लिखा हुआ था वहाँ पर लिख दिया इसकी वैल्यू। तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d। इट इम्प्लाइज दैट कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई या I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इट इम्प्लाइज दैट कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d अपॉन 2d। तो d भी जो स्मॉल d है कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d। जो डिफ्लेक्शन है उससे आप लोग करंट का मेज़रमेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो C पता है आपको, N पता है, A पता है, B पता है, और जहाँ पर थीटा या फाई की वैल्यू है वो D अपॉन 2D, आपको कैपिटल D पता है, सब चीज़ें पता है आप लोगों को। तो हम लोग करंट का मेज़रमेंट यहाँ से कर सकते हैं। सबसे शुरुआत में इसको बनाया गया तो बहुत सेंसिटिव, मैंने बताया 10⁻⁹ एम्पीयर तक की करंट का मेज़रमेंट एक्यूरेटली कर सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत परेशानी है। यहाँ पर ये जो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप होती है बहुत डेलिकेट होती है, एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट करते हैं, जो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप है वो ब्रेक हो जाया करती है, टूट जाया करती है। यहाँ पर ये परेशानी की बात है, इसलिए हम लोग इस सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते। और एक परेशानी की बात ये, आपने देखा कि यहाँ से करंट का मेज़रमेंट करना कितना मुश्किल काम है, इसलिए करंट का मेज़रमेंट हम लोग ईज़िली नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हुए भी यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इसके हम लोग यूज़ करते हैं पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। देखिए पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर किस तरह से वर्क करेगा। जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ सेम है, वर्किंग भी आलमोस्ट सेम है, ज़रा सा फ़र्क है, हम लोग एक स्केल अटैच कर दिया करते हैं, बस उसका फ़र्क है। और वो सेंसिटिव तो कम है लेकिन उसका जो यूज़ है वो करना आसान है, इसलिए हम लोग उसी को यूज़ करते हैं। अब आप देखिए ये दूसरा वाला है पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर आप देखिए सॉफ्ट आयरन कोर है सिलेंड्रिकल शेप की, इसके ऊपर ये नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक एल्युमिनियम फ्रेम है।
इस पर ये वाइंडिंग की हुई है, आप देखिए प्लेन कॉइल है, बहुत सारे मान लीजिए कैपिटल एंड टर्न्स यहाँ पर इनकी वाइंडिंग की हुई है। ये इसकी एक्सेस है, ये यहाँ पर ये रॉड लगी हुई है और यहाँ पर ये स्प्रिंग, इस टाइप के स्प्रिंग लगे हुए हैं। देखिए ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग है। जब हम लोग टर्मिनल स्क्रूज T1 और T2 बीच में से करंट फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो होती है और ये सिलेंड्रिकल कॉन्केव कट हॉर्सशू मैग्नेट के पोल पीसेस रखे हुए हैं। तो जब हम लोग इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो वही प्रिंसिपल जो कि यहाँ बताया था मैंने ये वाला, तो वैसे ही ये कॉइल घूमेगी ऐसे और जो स्प्रिंग है इसमें ये टॉर्जनल कपल प्रोड्यूस करेंगे और उसकी वजह से एक ऐसी स्टेज आएगी जब दोनों कपल इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, दोनों टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो वहाँ पर ये रुक जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंटर अटैच होता है इसी प्रिंसिपल से, ये एक पॉइंटर अटैच हुआ करता है और ये जो पॉइंटर है जब ये ऐसे घूमेगा तो ये पॉइंटर इस स्केल पर चलता है और हम लोग डायरेक्ट करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। हमारे पास जो पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है ये कम सेंसिटिव होता है, 10⁻⁶ एम्पियर की करंट को मेजरमेंट कर सकता है उसका ये, और कन्वीनियंट होता है यूज़ करने में, इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस से ले सकते हैं और डायरेक्ट करंट का मेजरमेंट हम लोग इससे कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ें शुरू होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो टॉपिक वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड इनटू एमीटर। इसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतने रखते हैं, बाय।